बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। हस्ब रिवायत इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एडिटर फारम राना अजीम और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और दीगर नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज के टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हज़ारों स्कूलों के लाखों असातिज़ा 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मामला है क्या? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस हवाले से मौक़िफ़ क्या रखती है? अदायगियाँ क्यों रोकी गईं? जो अदाद शुमार बताते हैं वो 27,000 के करीब ये स्कूल हैं जहां पर 3.5 लाख के करीब असातिज़ा हैं जिन्हें तनख्वाहें 2 माह से अदा नहीं की गईं। राना साहब, तशवीशनाक बात है कि लाखों असातिज़ा हैं, उन्हें 2 माह से तनख्वाहों की फराहमी नहीं की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस हवाले से मौक़िफ़ क्या रखती है कि किस वजह से अदायगियाँ रोकी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, ये चूँकि ये एक बहुत बड़ा अदारा है और ये अदारा कई सालों से चल रहा था और इसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में तलबा जो है वह तालीम हासिल करते हैं और हुकूमत जो है ये बाकायदा एक तालिब इल्म के हिसाब से 550 रुपये अदा करती है जो लोग इन स्कूलों को चला रहे हैं। फिर इन 550 रुपये के हिसाब से जितने तालिब इल्म होती हैं, यह रकम हुकूमत की तरफ से दी जाती है। उन रकमों के बाद ये उसी रकम से उन अदारों के अखराजात को चलाते हैं। असातिज़ा की तनख्वाहें, वहाँ पर पढ़ने वाले तलबा जो हैं उनके दीगर मामला, बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल और दीगर जितने उसमें मामलात हैं वो उसी 550 रुपये पर स्टूडेंट्स के हिसाब से जो इन्हें हुकूमत की तरफ से मिलते हैं उसमें चलाते हैं। नवंबर में एक इंस्पेक्शन होती है। उस इंस्पेक्शन में जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट देती है कि बहुत से स्कूलों में बच्चे जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और वो बिल्कुल जिस तरह एक होता है ना कि एक जगह पे अगर एक क्लास में 100 बच्चा है और उसकी तादाद 120 बनाई गई है, अगर किसी क्लास में 150 बच्चा है तो उसकी तादाद 300 लिखी गई है। उनका कहना था कि फ़ेक स्टूडेंट्स, यह हुकूमत का मौक़िफ़ था कि फ़ेक स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से फ़ेक स्टूडेंट्स के नाम पर ये पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसके बना पर इनका ये पेमेंट जो थी मुख्तलिफ जगहों पर रोक दी गई। अच्छा, पेमेंट रुकती है तो इस वक्त में जिस वक्त हुकूमत 1 माह का अरसा गुजर जा रहा है, इसमें हमारे कोरोना में हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम भी किए हैं कि फौरी तौर पर लोगों को तनख्वाहें भी देनी शुरू कर दी। अब भी ये जो अप्रैल की सैलरी है इसे भी ट्रांसफ़र करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। तो उस वक्त में वो असातिज़ा जो कौम के मामार तैयार करते हैं, अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलती और वो स्कूल जिनकी तादाद जहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर असातिज़ा भी हैं, बल्कि लाखों की तादाद में असातिज़ा होंगे, तो उन जगह पर जब ये एजुकेशन का सिस्टम बंद हो जाएगा तो सस्ती तरीन तलीम है ना, 550 रुपये अगर हुकूमत अदा कर रही है तो इतनी सस्ती तलीम किसी जगह मिल नहीं सकती। एक तो उन अदारों के बंद होने से तलबा कहाँ जाएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। फिर इस वक्त में जब कोरोना का मसला है, एक एक घर में फाके चल रहे हैं, उस वक्त में जब तनख्वाहों की अदायगी को रोक देना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमें यहाँ पे राना साहब मियाँ शबीर अहमद हाशमी साहब मरकजी सदर हैं एप्सा के। बहुत शुक्रिया मियाँ शबीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियाँ शबीर साहब, किसी भी माशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार जो अदा करते हैं वो असातिज़ा हैं, उन्हें जितनी सहूलियात दी जाए कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ही उल्टा है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके जो चैनल के तवज्जुह सर, एजुकेशन का जो 60% जो बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है और ये यूनिक एजुकेशनल जो सिस्टम है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई सानी नहीं है। लोएस्ट फीस 550 पर स्टूडेंट जो हमें पे किए जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने 75% रिजल्ट देना होता है सर। और हमने हमेशा हर कैंपेन में गवर्नमेंट का साथ दिया है, चाहे पोलियो की कैंपेन हो, टेररिज्म हो, जो भी असाइनमेंट हमें दी गई है हमने कभी हर तरह का तावन हमने किया है। हर मसले में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अब चूंकि संगीन ये मसला है कोरोना का, इसमें लॉकडाउन है, 1 माह से ऊपर स्कूल बंद है, 31 लाख बच्चा जो है अप्रैल 2019 से अब तक हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 7,500 हमारा स्कूल है और उसमें जो सिस में मौजूद है, जब आप अभी इनको एंटर करेंगे तो आपको 26 लाख बच्चा ऑन रिकॉर्ड है और 5.5 लाख बच्चा सर ऐसा है कि जो हमने अप्रैल 2019 से अब तक स्कूलों में बैठाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। टोटल 31.5 लाख बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो एनुअल बजट है वो 18 अरब रुपया सिर्फ है। उसमें 31.5 लाख बच्चा बेहतरीन जो है क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन बोर्ड में पोजीशन ले रहा है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले रहे हैं। और जबकि हमें जो पेमेंट हो रही है, एक और जो बड़ा एक अहम जो इशू है वो ये है कि 31 लाख बच्चे में हमें सिर्फ 23 लाख बच्चों की पेमेंट हो रही है।
5.5 लाख बच्चा तो हम पहले वो पढ़ा रहे हैं। मियां साहब, इसमें इस खबर की सदाकत कितनी है कि ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुई 2019 में, इंस्पेक्शन टीम ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक मुश्तबा बच्चों की तादाद सामने आई, जिसकी वजह से ये अदायगियां रोकी गई। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसको बिल्कुल मजम्मत करता हूं और इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं ये रिपोर्ट को। अब पूरा साल बच्चा आता है, एक दिन जब ये सरप्राइज रिजल्ट होता है, एमई आता है, मॉनिटरिंग करता है, उस दिन बच्चा एब्सेंट होता है। उस बच्चे को एब्सेंट के बजाय उन्होंने लिख दिया फेक बच्चा है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को और वज़ीर तालीम राज साहब को मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस फोरम पर भी कहेंगे हम उन फेक बच्चों को, जिनका नाम एब्सेंट बच्चों को फेक का नाम दिया जाता है, जिस फोरम पे भी कहेंगे हम उनको, उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को, उनके बेफाम उनके आईडी की कॉपीज को वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह कोई ऐसा बच्चा भी नहीं होगा जिसकी हम तो वो उनकी डिमांड करते हैं जो 5.5 लाख बच्चा हमने अप्रैल 2019 से पढ़ाया है, और ये फेक वाला जो है बिल्कुल जो हम इसको तस्लीम नहीं करते, और हम हर लेवल पे जो है इसको वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं। ये बाकी मियां साहब, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, एडिटर फोरम है हमारे, वो आपसे कुछ बात करना मियां साहब मुझे आप ये बता दें, जब आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कितने लाख बच्चा आप फ्री पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आपको हुकूमत पैसे भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो फिर आप हुकूमत के इस इकदाम को चैलेंज क्यों नहीं करते? और क्या आप बिल्कुल इतने अरसे से फ्री अगर पढ़ा रहे हैं इतने लाख बच्चों को, तो ऐसी कौन सी आपको इसमें लालच आ गया या ऐसी कौन सी आपको चीज़ मिल रही है कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? ये सर, ये जो क्योंकि ये इदारे जो है चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है एप्रिसिएशन हुई, और गरीब बच्चों के जो क्वालिटी एजुकेशन थी वो उनको मिल रही थी, बेहतरीन रिजल्ट दे रहे थे। और क्योंकि ये एक जब इलाके में ये सर्विस मुहैया की जाती है, फ्री एजुकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को मिल रही थी, तो हमें तो बार बार जो है वो बार सेक्रेटरी एजुकेशन से भी आज हमने रिक्वेस्ट की है पर्सनली कि ये बहुत बड़ा इशू है, तालीमी बहरान पैदा हो जाएगा, 31 लाख बच्चा कहाँ जाएगा। तो उसमें 550 में अगर देखें कि ये मामला जो है रिजल्ट देखें, ओवरऑल जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि 4 लाख असातिज़ा हमारे जो है उनको तनख्वाही नहीं दी जा रही। और मिनिस्टर साहब ने आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ मीडिया में भी ये कहा कि 1 माह पहले कि हम 3 माह की पेमेंट पूरी जो है वो फौरी अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है सिर्फ 1 माह की पेमेंट एफएस जो हमारा प्रोग्राम है उसको दी गई है, और वो पेमेंट भी मैं अनलॉफुली उसमें 90% जो है वो कटौतियां करके दी गई हैं। और अभी आपको नोटिफिकेशन भी हम शेयर करते हैं कि आप जो पेस का जो एसओपीज हैं 80% अटेंडेंस पे कोई एक भी जो है वो कटौती नहीं होती। यहाँ अनलॉफुली जो है हमारी कटौतियां 90% जो है वो कटौतियां दी उन हालात में जब लोग एक दूसरे की मदद करने का जज्बा रखते हैं, जबकि हमें जो है वो 1 महीने की जो पेमेंट दी गई उसमें भी कटौतियां की हैं, और अक्सर स्कूल ऐसे हैं जिनकी 0 पेमेंट आई है। अब देखते हैं कि ऐसे हालात में जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, और इस मुश्किल वक्त में हमें और हमारे असासा को यारों मददगार छोड़ दिया गया है। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करता हूँ हुकाम वाला से, वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर तालीम से कि इन मुश्किल हालात में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअल जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इस जो मॉडल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, इसका कोई सानी नहीं है। तो खुदारा इस तकलीफ की घड़ी में, इस जो मुश्किल वक्त है, इसमें हमें जो है रिलीफ दिया जाए, हमें तकलीफ से ना गुजारा जाए। सही। और ये जो सारे मामला फेक वाला बच्चा है, फेक है या एक्स्ट्रा बच्चे हैं, अब देखें एक बार मॉनिटरिंग हुई, सरप्राइज रिजल्ट हुआ, बच्चा उस दिन स्कूल नहीं था, उसके बाद री-वेरीफाई ही नहीं करवाया गया, उस बच्चे को चेक ही नहीं किया गया। राना साहब, आप नहीं समझते कि ये अगर हुकूमती किरदार है कि अगर हुकूमत को कुछ शुबा है कि कुछ मुश्तबा बच्चे हैं या मशकूक बच्चे हैं जो इनरोलमेंट पे तो हैं लेकिन हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है, तो कटौती करके कम से कम फंड्स तो जारी किए जाए ना। इस तरह तो पूरा लॉकडाउन एजुकेशन सिस्टम को करने के मुतरादिफ है। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर किसी जगह फेक है या वो छुट्टी पे है तो उसका बिल्कुल उसको उसका कट लगाना चाहिए, कट लगाने के बाद बाकी को पेमेंट अदा कर देनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर अफसरशाही ऐसी है कि अगर किसी जगह पे किसी को फेक नज़र आया है तो उसकी तस्दीक या तरदीद दोनों में से जब किए बगैर ही उस पर फैसला कर दिया गया। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं एक सवाल तो ज़रूर पूछूंगा इनसे कि ये मुझे बता दें कि देखिए हुकूमत इतने अरसे से आपको पेमेंटें कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, आखिरकार अचानक कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि आपके फेक बच्चे जो है जब वो सामने लाए गए
तो आप ये रोक दिया गया। पहले भी तो ये सारा कुछ होता था, आपका कुछ जाती मुखालफत तो नहीं है ना उस एजुकेशन के डिपार्टमेंट के उन लोगों से कि जिन्होंने ये रोका? कोई ना कोई तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काला है। मियां शबीर साहब, एक छोटी सी टेक। जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई हमारा टसल है, ना कोई मुखालफत है। बात यह कि जब एक बार आप बच्चे को आप देखते हैं कि ये बच्चा एब्सेंट है, फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे उसके बाद री-वेरीफाई कराएं, बार बार चेक करें, हम हाजिर हैं हर वक्त। लेकिन हम कहते हैं कि इन हालात में कम अज कम हमें पेमेंट दी जाए। इन तमाम बच्चों को हम एक एक बच्चा, उनके पेरेंट्स को भी, उनके तमाम रिकॉर्ड को और तक आपको रसाई देंगे, और एक एक बच्चा वेरीफाई कराने के हम जो है मजाज हैं, और इंशाल्लाह हम जरूर कराएंगे। री-वेरिफिकेशन होनी चाहिए, मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचना चाहिए। अच्छे वाकई में है तो तालीम के जेवर से ये आरास्ता हो रहे हैं तो इन्हें रोकना नहीं चाहिए। मियां शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पावर सेक्टर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो मुरतब हो चुकी है, उस पर एक्शन लेने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा थर्मल प्लांट्स के बाद सोलर, विंड और बगास पावर प्लांट के मालिकान को भी तलब कर लिया गया है। 20 अप्रैल को 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी मुआहदों में तरमीम पर मुज़ाकरात भी करेगी। आने वाले दिनों में पावर सेक्टर के हवाले से क्या कुछ इकदाम किए जाने हैं, इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आजकल रिपोर्ट्स, ऑर्डिनेंस, एक्शन सब कुछ बड़ी तेजी से हो रहा है, इसके पीछे एक बुनियादी वजह क्या है वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ पावर प्लांट्स के हवाले से आने वाले दिनों में क्या इकदाम हो रहे हैं? यासिर, देखिए, पावर सेक्टर स्कैंडल की रिपोर्ट जो कि मुल्क की तारीख की एक बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अगस्त 2019 में इस इंक्वायरी का हुक्म दिया। 8 माह के अंदर साबिक चेयरमैन SCCP मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने काम मुकम्मल करके रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की। और ये 92 न्यूज़ को भी क्रेडिट जाता है कि अपने उसने बाखबर, बावसूख और सबसे पहले खबर देने की रवायत को बरकरार रखते हुए 11 अप्रैल को हमने रोज़नामा 92 न्यूज़ में ये खबर शाया करके ब्रेक की, और TV पर भी हमने ब्रेक की। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक्शन करते हुए अमल दरामद का हुक्म दिया, वो भी हमने ब्रेक किया। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके के साथ IPPs के मालकान ने कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का बाइस बन रहे हैं, और 1000 अरब से ज़्यादा रकम गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल कर चुके हैं। अब इस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है, मुज़ाकराती अमल शुरू है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 32 IPPs के मालकान और नुमाइंदान के साथ बातचीत की गई, मुज़ाकरात किए गए, और काफ़ी सारे IPPs के मालकान इस बात पर तैयार हैं कि हम अपने मुआहदों पर नज़रसानी करते हैं। लेकिन उसके साथ अब जो ऐसे पावर प्लांट्स के मालकान जो कि थर्मल का जिनमें शुमार नहीं होता, जिसमें सोलर है, विंड है और बगास के पावर प्लांट्स हैं, उनके साथ भी 20 अप्रैल को मुज़ाकराती सेशन मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी का दिफा करना चाहिए था, जो इंक्वायरी रिपोर्ट की शक्ल में सामने आई, वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट की सबसे बड़ी मुखालफत कर रहे हैं और कबीना का हिस्सा भी हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न जो कि मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, उनको ख़त लिखा, उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, ये ख़त भी हमने ब्रेक किया। लेकिन अब कुदरत की करनी देखिए यासिर, ये जो IPPs कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का बाइस बन रही थी, ये कोई नया मामला नहीं था। माजी के अंदर भी इनके गैर मुनसिफाना और अबनॉर्मल प्रॉफिट की जब शिकायत मंजर आम पर आई तो SCCP ने 2011 और 12 में इनको ऑडिट करने की कोशिश की। आप सुनकर हैरान होंगे, उस वक्त SCCP के सरबराह कौन थे? मोहम्मद अली साहब, जिन्हें बाद में उसी पावर सेक्टर की लॉबी ने, जिन्होंने उस वक्त ऑडिट ना होने दिया, अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, और उन्होंने अपने इक़्तिदार के ऐवानों में अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद अली साहब को चेयरमैन SCCP के ओहदे से फारिग करवा दिया था। कुदरत का करना देखिए कि 7 साल बाद जो दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम की, तो उसी साबिक चेयरमैन SCCP मोहम्मद अली को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया, और उन्होंने एक शानदार रिपोर्ट मुरतब की, जिस कमेटी के अंदर और लोग भी थे, कोई डिसेंट नोट नहीं था, मुतफिका तौर के ऊपर तमाम मेंबरान ने उसके ऊपर दस्तखत किए, और आज ये रिपोर्ट हर शहरी के ज़बान पर ज़द-ए-आम है कि कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने वालों से रिकवरी की जाए। अब SCCP के जो साबिक चेयरमैन SCCP मोहम्मद अली साहब हैं, वो तो एक साइड पर हो गए, उनके उस वक्त के फैसले के खिलाफ पावर सेक्टर्स के मालकान ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि उस वक्त स्टे ऑर्डर था उनके ऑडिट के खिलाफ, जिस वक्त वो गैर मुनसिफाना अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन फिर उन्हीं IPPs के मालकान को 400 अरब रुपए से ज्यादा की रकम, ऑडिट पर स्टे ऑर्डर था लेकिन उनको खिलाफ ज़ाब्ता 400 रुपए जारी कर दिए गए।
इस मामले की भी इंक्वायरी होना अशद जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इस सारी खराबी के अंदर जो गुज़श्ता कई सालों से हम खसारा भुगत रहे हैं, तो SCCP का बड़ा कलीदी किरदार था, क्योंकि वहां पर एक ऐसे साहब मौजूद थे जिन्होंने बाद में आके उनको फैसिलिटेट किया। बाद में आने वाले एक चेयरमैन साहब थे जिन्होंने ECC को आगाह नहीं किया कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, आप रकूम का, इन IPPs के मालकान को रकूम का इजरा ना करें, एक दफ़ा ऑडिट तय हो जाए उसके बाद अदायगियां करेंगे। और SCCP के कानून के अंदर चेयरमैन सेकंड टर्म के लिए नहीं आ सकता, लेकिन उस मौसूफ ने सेकंड टर्म भी ली और बतौर चेयरमैन SCCP काम किया। सिर्फ यही नहीं कि बल्कि 2017 में SCCP के लोगों ने सोचा कि हम बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करते हैं जिसके ऊपर हमारे खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है। वो उन्होंने एक नया कानून मंजूर करवाया जिसमें यह कहा गया कि अगर हमसे कोई गलत काम भी हो जाता है तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो SCCP की बहुत कलीदी जिम्मेदारी थी उस वक्त भी, और आज भी SCCP को अपना किरदार अदा करना चाहिए जब हुकूमत ये एक बड़ा फ्रंट ओपन कर चुकी है। अब हम भट्टी साहब, एक चीज और बताइएगा कि इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात क्या दी हैं 730 अरब रुपए की बचत के हवाले से? देखिए, इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने तो वैसे बहुत सी सिफारिशात दी हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपये मजमूई तौर पर अब तक नुकसान हो चुका है 1994 के बाद। अब ये कमेटी चाहती है कि मुस्तकबिल के अंदर आने वाले दिनों में इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होना है। अब हमने उस नुकसान से बचना है, चूँकि पाकिस्तान जो कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, गरीब आवाम को उनका हक नहीं मिल रहा। हुकूमत ने अवाम के फलाही मनसूबे करने हैं, तरक्याती मनसूबे करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी ख़जाने में रकम हो। कौमी ख़जाने में रकम हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। बहुत सी सिफारिशात हैं, एक बड़ी सिफारिश उसके अंदर यह भी मौजूद है कि वो पावर प्लांट्स जो 2002 की पॉलिसी के तहत लगे, जिनके अंदर कलीदी किरदार अदा किया था नदीम बाबर साहब ने, और उन मुआहिदों को ख़त्म करना चाहिए। हमें 730 अरब की बचत हो सकती है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि नदीम बाबर साहब जिन्होंने पूरे IPP सेक्टर के अंदर बहुत लीडिंग रोल प्ले किया, वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दौर हुकूमत के अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा एडवाइजरी रोल था। पॉलिसी की तैयारी हो, बाकी मामला तो वो फ्रंट फुट पर रहते थे। लेकिन आप ये देखिए कि नवाज शरीफ की दौर हुकूमत में वो कोई ऑफिशियली ओहदा हासिल करने में नाकाम रहे थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात, वहां पर नदीम बाबर साहब कबीना का हिस्सा बनने में कामयाब हो जाते हैं। और वो नदीम बाबर साहब जो ओवरऑल पावर के अंदर स्टेक होल्डर हैं, उसके ऊपर खत लिखते हैं कि मेरे प्लांट को ना खोला जाए। वो नदीम बाबर साहब जिनका सोलर पावर प्लांट है, जिनकी 20 अप्रैल को जिनके साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वो नदीम बाबर साहब आज भी कबीना का हिस्सा हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन है कि उनको चाहिए कि उन्होंने कौम को शऊर दिया कि मफादात का टकराव क्या होता है। जब तक ये मुज़ाकराती कमेटी अपना काम मुकम्मल कर रही है, मुल्क की तारीख की एक बड़ा स्कैंडल है। ये वो स्कैंडल है जिसके ऊपर इस मुल्क की फाइनेंशियली तौर के ऊपर इस मुल्क ने दिवालिया होना है, या फाइनेंशियली अपने पांव पर खड़ा होना है। इस रिपोर्ट के ऊपर इन्हिसार है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में नदीम बाबर साहब को जब तक ये मुज़ाकराती अमल मुकम्मल होता है, नए मुआहदे होते हैं, नदीम बाबर साहब को या तो इस अमल से अलग करना चाहिए या कबीना से अलग करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मफादात के टकराव की बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन चुके हैं नदीम बाबर साहब। तो अब देखना होगा कि इमरान खान साहब इस मामले के अंदर क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के खजाने के जो दुखों का असल मदावा है, वो इस रिपोर्ट में किया गया। और ये बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब का, इस रिपोर्ट के ऊपर वो कितने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अमल दरामद करवाते हैं। पेंडोरा बॉक्स है जो अब खुल चुका है। अब देखना यह है कि 20 तारीख को इस पे मुज़ाकरात सूरत हाल क्या वाज़ेह होती है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का जब केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद बहुत से इकदाम किए। अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया, स्क्रीनिंग के अमल को बेहतर किया और उसके बाद टेस्टिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए भी इक़दाम किए। उसके बाद फिर मरहला शुरू हुआ लॉकडाउन का, समाजी दूरी का। उस पर भी किसी हद तक अमल दरामद होता दिखाई दिया। लेकिन हालिया कुछ दिनों में ये देखा गया कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई उससे अवाम ने बेजा फ़ायदा उठाया, जिससे केसेस की तादाद में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। राना साहब, लॉकडाउन भी किया गया, इसके अलावा हिफाजती इक़दाम भी उठाए गए, टेस्टिंग के निज़ाम को भी मौसर किया गया। हमने किसी हद तक ट्रैवल हिस्ट्री के जो केसेस थे उस पर भी काबू पा लिया। लेकिन हालिया कुछ दिनों में लोकल ट्रांसमिशन के केसेस बढ़ने की तादाद बड़ी तेज़ी से सामने आ रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, इसमें दो चीज़ें, खाली केसेस नहीं बढ़ रहे, अमवात भी बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 रोज़ पहले कहा कि जितनी मैं समझता था वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उनकी तकरीर के बाद, उनके हदशात के बाद वो हदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। क्या आप देखें कि पहले 1, 2 या 3 या 4 डेथ जो होता था, ये एक रेशो थी, अब 10 से 12, 15 तक जाना शुरू हो गई हैं। और अब रोज़ाना केसेस कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसकी बड़ी क्लियर सी वजूहत है।
वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद लॉकडाउन में कुछ नरमी आई। वज़ीर-ए-आज़म तो लॉकडाउन में नरमी इसलिए चाहते थे कि आम आदमी जो एक मज़दूर जो है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिसके लिए प्रॉब्लम बन रही थी, जिसने आज ही नौकरी करनी थी और आज ही पैसे मिलने थे, जिसे हम दिहाड़ीदार भी कह सकते हैं, सफ़ेद पोश भी कह सकते हैं, कि कम अज़ कम उन लोगों को रिज़्क मिलना शुरू हो जाए। साथ में उन्होंने बार बार कहा था कि आप अपने आपको फासले पे रखें, आप तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। मगर हुआ क्या कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद लॉकडाउन में नरमी इस कदर हो गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, हर जगहों पे शॉप्स भी खुल गई, लोगों ने बैठना भी शुरू कर दिया, उसी तरह रश भी बढ़ गया। और रश बढ़ने के बाद बहुत से ऐसे पेशेंट जिन्होंने अभी तक अपने टेस्ट नहीं करवाए थे, उनसे ये फैलना शुरू हो गया। जब उनकी रिपोर्ट आना शुरू हुई तो पता चला कि 1 से 40, 40 से 80, 80 से 160 तक जो पहुंच चुका है। यानी ये इंतहाई दर्जे फैलता जा रहा है। और आज के दिन तक जो हमारे पास इतला है, क्योंकि जनूबी पंजाब तो तकरीबन खुला हुआ है, वहाँ पे तो बहुत सी दुकानें। लेकिन राना साहब, आप ये नहीं समझते कि जो लॉकडाउन में नरमी की गई उसकी वजाहत किसी सही तरीके से नहीं की गई, अवाम तक उसका बाकायदा तौर पे इल्म नहीं हो सका कि किस सेक्टर को रिलीफ दिया गया है, किस सेक्टर को नहीं। बहुत सी अवाम ये समझती है कि ये सेक्टर खोलने हैं, बहुत सी अवाम ये समझती है कि कुछ भी नहीं खोलना। देखिए, बिल्कुल इसी तरह ऐलान हो गया, ऐलान होने के बाद कुछ कर भी दिया गया, उसके बाद SOP के हवाले से भी फैसला कर लिया गया। आज भी वज़ीर इत्तलात ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐलान किया कि ये इंडस्ट्री खोल दी गई है, लेकिन आवाम को सही तरीके से नहीं बताया गया। बिल्कुल ये बात यासर आपकी दुरुस्त है। अब उसमें हो क्या रहा है कि अगर किसी को 5% पता है तो उसने 90% साथ वैसे ही खोल ली हैं। बहुत सी दुकानें खुल गई हैं, बहुत से दफातर खुल गए हैं, बहुत सी जगह खुल गई हैं, बाज़ारों में चहल पहल शुरू हो गई है, सड़कों पर उसी तरह ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई है। और लोगों ने अब बिल्कुल ये समझ लिया है कि शायद ये कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक खौफनाक हद तक कोरोना बढ़ रहा है। हम ये बिल्कुल आपको आज के प्रोग्राम में ये इंकिशाफ कर दें कि आज एक रिपोर्ट बन के गई है आला हुकूमती अदारों को। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 2 रोज़ से कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ने की असल वजह यह है कि अवाम जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे। और ये भी लिखा गया है कि अगर इसी तरीके से लोग बाहर फिरते रहे, इसी तरीके से दुकानें खुली रहीं, इसी तरीके से गली मोहल्लों चौकों चौराहों पर रश रहा, तो आने वाले दिनों में खौफनाक तरीके से, खौफनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, खौफनाक तरीके से इजाफा हो सकता है और इसकी सतह इतनी ऊपर जा सकती है कि जिसे संभालना मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट की गई है और यह भी उस पर सिफारिश की गई है कि अगर इसको रोकना है तो अभी हमें लॉकडाउन में सख्ती करना होगी। यानी वज़ीर आज़म का ये कहना कि डरना नहीं, इस कोरोना से लड़ना, इसका मतलब है कि आप बहादुर बनके सड़कों पे निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि घर पे रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतर हो सके। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी मालियाती इदारों और आलमी रहनुमाओं से ये अपील थी कि तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़े रीशेड्यूल किए जाएँ, क्योंकि मईशत बैठ रही है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ी खौफनाक बात है कर्ज़े रीशेड्यूल होने लगे। आलमी मालियाती इदारों ने 70 से ज़ायद ममालिक के कर्ज़े रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद मौजूदा सूरत हाल क्या है, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें। पाकिस्तान में शरह सूद सिंगल डिजिट हो गई, क्योंकि कारोबारी तबका ये चाहता था कि शरह सूद सिंगल डिजिट हो। उसके अलावा कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई जिस पर आसान शराइत पर कर्जे दिए जाने थे। उसके साथ साथ अभी जो आज ऑर्डिनेंस पास हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की उससे बहाली होगी। तो ये सारे मामलात से पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जाएगी? अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल भी देखें तो स्टॉक एक्सचेंज की 1500 बेसिस पॉइंट्स का जो इजाफा है उससे डॉलर की कदर में भी 3 रुपए 38 पैसे की कमी देखने में आई है। राना साहब, ये सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो कितना मजीद वक्त दरकार होगा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम होने के लिए, और कारोबारी तबका जो है उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपना सरमाया लगाने के हवाले से, जो उन्हें छूट मिली है सितंबर तक के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, उससे कितनी बेहतरी देख रहे हैं? देखिए यासर, एक तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये अपील की थी। और आपको याद होगा जिस दिन कोरोना वायरस का ये शोर मचा और पता चला कि तरक्की पजीर ममालिक इसकी जद में ज़्यादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये आलमी रहनुमाओं से अपील की, आलमी मालियाती इदारों से अपील की कि कम अज़ कम कर्ज़े जो हैं उनके मामले पर कोई रियायत की जाए, इनको रीशेड्यूल किया जाए,
और ये इसके बाद अपोजिशन ने इसका मजाक उड़ाया, इसके बाद बहुत से सियासी रहनुमाओं ने इसका मजाक उड़ाया, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात इमरान खान ने तमाम ममालिक के लिए की थी, और अगर पाकिस्तान के लिए भी उसमें ज़रूरी की थी तो इसका मतलब था पाकिस्तान के लिए थी। वो कर्ज़ा को उसने अपना ज़ाती माफ़ नहीं कराना था, वो कर्ज़ा कोई किसी अजीज़ का माफ़ नहीं करवाना था, या उस कर्ज़े में किसी अजीज़ को सहूलत नहीं दिलवानी थी। आज जो दुनिया में आपको नज़र आ रहा है कि ख़ासकर तरक्की पज़ीर वो ममालिक जो बहुत जल्द नज़र आ रहे थे कि इनमें से अक्सरियत डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, माशियत बर्बाद हो चुकी है इस कोरोना की वजह से, सब कुछ हो चुका था। ख़ुद पाकिस्तान जिसने इसी रवां वर्ष 12 अरब डॉलर की ये किस्त अदा करनी थी, जब आपने इतनी बार तो डॉलर की किस्त अदा करनी हो तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका डॉलर कहाँ चला जाना था, आप इस कौम पर कितने टैक्स लगने थे, किस किस चीज़ में टैक्स लगना था, महंगाई की शरह कहाँ चले जानी थी, हमारी मईशत मज़ीद कहाँ आ जानी थी। तो इस वाक़े के बाद, इस ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की दरख्वास्त की मंजूरी के बाद मैं यही कहूँगा उन्होंने एक कैंपेन चलाई, और उस कैंपेन की कामयाबी के बाद सबसे पहले तो दुनिया भर के तरक्की पज़ीर वो तमाम ममालिक जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, जहाँ की मईशत तबाही की तरफ जा रही थी, ना सिर्फ वो संभलेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर आज आप पहले दिन देख लें इस ऐलान के बाद क्या हुआ। आपको पता है कि अब आपने इस साल रवां वर्ष जो है आपने वो किस्त अदा नहीं करनी। जब आपने वो किस्त अदा नहीं करनी तो आपके ज़हायर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे, उससे फौरी तौर पर डॉलर जो है उसकी उड़ान नीचे आनी शुरू हो गई, और मज़ीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर की उड़ान मज़ीद नीचे आएगी, और वो माफिया जो डॉलर की उड़ान से फ़ायदा उठा रहा था उस माफिया जो है उसकी अब तबाही शुरू हो। दूसरा आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज में आज किस तरह तेज़ी आई, तो आने वाले दिनों में तेजी में खुशाइंद बात ये थी कि पहली बार अपर ब्रेकर लगा, यानी हम लोअर ब्रेकर तो सुनते थे कि वो मईशत डूब जाएगी इसलिए लोअर ब्रेकर लगता है, तो आज वो इजाफा इतना हो गया कि 5 मिनट के लिए अपर ब्रेकर लगा के कारोबार रोकना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह हुआ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर की कीमत नीचे आएगी। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान की हुकूमत आने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी का कारोबार लोग कह रहे थे बिल्कुल रुक गया है। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तामीरात जो होती थी उनके सिस्टम रुक गए हैं, ना बिल्डिंगें बन रही हैं, ना प्रॉपर्टी का कारोबार हो रहा है, ना कोई और चीज़ें चल रही हैं। अब इससे एक नई सिलसिला आपको नज़र आएगा कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में पैसे की इतनी लहर बहर होगी कि सरमाया भी पाकिस्तान में आएगा, कारोबार भी बढ़ेगा, और वो ख्वाब जो इमरान खान ने देखा था, जिसका ये उसने वादा किया था कि इतने लोगों को मजदूरी मिलेगी। देखें ये जो बिल्डिंग है ना और यह प्रॉपर्टी का कारोबार, इससे एक ख़ानदान नहीं होता मुस्तफ़ीद, इससे कई ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं। राना साहब, एक बुनियादी जो वजह है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगाया गया, दीगर टैक्सेस भी लगाए गए, तो ये बुनियादी शर्त थी फैटफ की जानिब से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से, या IMF की जानिब से जो रूल दिए गए थे हमें, तो हमने उसको मलहूस खातिर रखते हुए ये शराइत आयद की थी जिसे अब ख़त्म किया गया है। तो क्या बाद में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को वजाहत भी देना पड़ेगी इसकी? देखें, नहीं देनी पड़ेगी। ये एक जो हंगामी एक ये जो सूरत हाल है ना, इस पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय हुई हैं। देखें आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं ना, कि IMF ने बहुत से चीज़ों पे हमें ख़ुद कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ उन्होंने कर्ज़े दिए हुए थे, कि अब आप अपने कर्ज़ों की रेशो को अदा करने के लिए या आवाम को रिलीफ देने के लिए ये जो इक़दाम है ख़त्म कर दें। कुछ शराइत में नरमी IMF की तरफ से की गई, कुछ शराइत में नरमी दीगर अदारों की तरफ से की गई। मौजूदा हालात हैं, देखें एक यासर पहली दफ़ा पहले ये होता था किसी एक मुल्क का कोई एक कर्जा रीशेड्यूल होता था, ये हिस्ट्री है दुनिया जिंदगी पहली दफ़ा जितने तरक्की पजीर ममालिक है सबका एक ही वक्त में, और कोई उसमें फ़र्क नहीं रखा गया, तमाम जो कर्ज हैं वो रीशेड्यूल किए गए हैं, ये पहली दफ़ा हुआ। हमने तो उसके साथ साथ अपना बजट भी रीशेड्यूल कर लिया। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया, और आने वाले दिनों में बजट भी अवाम दोस्त बजट होगा, खौफनाक बजट नहीं होगा, अवाम दोस्त बजट होगा। और मैं आपको ये भी एक चीज़ बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में 6 से 7 रुपये डॉलर की कीमत मज़ीद नीचे आएगी। 6 से 7 रुपये डॉलर की कीमत नीचे आएगी। आने वाले दिनों में बहुत से टैक्स जो मुतवक्को थे वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत से अंदाजे जो अपोजिशन और दीगर लोगों के थे कि इस दफ़ा बजट पे बेइंतहा महंगाई होगी और बजट की महंगाई का फ़ायदा अपोजिशन जमातें उठाएंगी और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा, ये बजट जो आएगा आपकी मेरी तवक्को से बहुत अच्छा बजट होगा। यानी कोरोना का जो पेंडेमिक था जिसकी वजह से ये सारा इफरीत फैला हुआ है और लोग
जो जिस मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखते हों, उनके जहनों में ये था कि मईशत डूबने वाली है। उनके लिए अब बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वफाकी वज़ारत तालीम के मुतअद्दिद अहम सरकारी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर मुस्तकिल सरबराहान ही तैनात नहीं किए जा सके। उसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, उसकी वजह से असर व रसूख भी बढ़ रहा है। तो इसका खमियाजा आ जाके अवाम को भुगतना पड़ेगा या उन इदारों में काम करने वालों को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अहल हैं उस नशिस्त के, उन लोगों को भी अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसमें बुनियादी वजूहात क्या शामिल हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदा कासिम नवाज अब्बासी से। कासिम, इसकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं? किस वजह से एडहॉक बेसिस पे इन्हें चलाया जा रहा है और अब तक इन अहम ओहदों पर तैनाती ना होने की वजह क्या है? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत जब क्याम में आई थी तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़ेह अहकाम ये थे कि स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जो है उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वज़ारत तालीम जो है वो बिल्कुल इस मामले में जो है वो नाहली की तरफ जा रही है। और जो वज़ारत तालीम के सब डिपार्टमेंट से तकरीबन 6 हैं, उनके जो हेड्स हैं वो अभी तक तैनात नहीं की जा सके और एडॉक पे ये सारा सिलसिला जो है एजुकेशन का चलाया जा रहा है, जिससे हमारी जो तालीम है, तालीम की पॉलिसीज हैं वो पूरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इस हवाले से जो है ज़राए ने हमें बताया है कि जब वज़ारत तालीम से वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने इस मज़कूरा मामले पर जवाब तलब किया तो उनकी जानिब से भी कोई काबिल जो है वो जवाब नहीं दिया जा सका। तो ज़राए ने यह भी बताया कि जो सब डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर इसमें फेडरल जो है वो बोर्ड है, वफाकी निज़ामत तालीमात है और ये इंतहाई अहम जो इदारे हैं वो एजुकेशन के वो हैं। जो वफाकी निज़ामत तालीमात है उसमें उसके अंडर जो है 423 सरकारी तालीमी इदारे हैं जो इस्लामाबाद के अंदर हैं, उनका जो हेड है वो भी गुज़श्ता जो है 4 साल से वो परमानेंट जो हेड है वो उसकी तैनाती नहीं की जा सकी। इसके अलावा जो वज़ारत तालीम के जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके सपोर्ट किया गया है ये होता जो और सियासी बुनियादों पर जो है इन डिपार्टमेंट्स को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन के मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए और रुक चुके हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टोरेट ऑफ मजहबी तालीम के हवाले से इन्होंने मदारिस को अल्टर करना था, उससे भी 2 माह कबल एक इदारा बनाया गया था, लेकिन इदारा तो बना दिया गया लेकिन अभी तक उसका जो परमानेंट हेड है वो तैनात नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मदारिस को कौमी इदारे में चलाना था वो भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। इसके अलावा दीगर इदारे भी हैं, उनके भी सियासी बुनियादों पर वो चलाए जा रहे हैं और सिफारशी बुनियादों पर जो है मुकाम हेड्स वो तैनात हैं और जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सियासी असर रसूख के अमल दखल की वजह से यहाँ पे तैनातियाँ नहीं हो सकी। कासिम साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है सीनियर तर्जमाकार राव खालिद साहब ने। राव खालिद साहब, तारीख शाहिद है कि एडहॉक बेसिस पे आप वो मुहावरा है ना कि डंग टपाऊ काम, कुछ अरसे के लिए तो काम चला सकते हैं लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे आप काम नहीं चला सकते। उससे कारकर्दगी भी मुतासिर होती है, उससे बहुत से इदारों का नुकसान भी हो जाता है और कौमी ख़जाने को भी नुकसान भुगतना पड़ता है। क्या समझते हैं कि किस वजह से एडहॉक बेसिस पे चलाया जा रहा है इन इदारों को, वो इदारे जो हर मुआशरे में बेहतरी की जानिब गामजन होने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करते हैं? जी, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट शोबे जो हैं किसी भी मुल्क के लिए और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए ख़ास तौर पे सेहत और तालीम। सेहत में हमने देख लिया हमारे पास अरेंजमेंट्स नहीं थे, एकदम से जब एक वबा आई तो हमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उससे बढ़ के तालीम है। तालीम के शोबे में जब हम नज़र डालते हैं तो इसी कोरोना से अगर रिलेट करें तो लोगों की जो अवेयरनेस लेवल है वो किस समझाने के बावजूद, कहने के बावजूद उस तरह से उसका असर नहीं आ रहा। तो तालीम कितनी ज़रूरी है किसी भी सूरत हाल में, सिर्फ वबाई अमराज की सूरत में नहीं, अदरवाइज़ भी कितनी ज़रूरी है कौम को एक आगाही के हवाले से, उसके डिसिप्लिन के हवाले से, आगे फ्यूचर के हवाले से कि किस तरह से उस कौम ने आगे बढ़ना है, तो कितनी ज़रूरी है। और इमरान खान साहब तो ख़ुद 2 चीज़ों पे बड़ा बुनियादी तौर पे एम्फेसिस उनका था। एक ये उन्होंने कहा था इदारों के मुस्तकिल हम सरबराह लगाएंगे, दूसरा मेरिट, और ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही। 2.25 साल हो चुके हैं इस मिनिस्ट्री को। उसमें एक यकसा निज़ाम तालीम की बात की गई थी, यकसा सिलेबस की बात की गई थी, फिर 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में वापस लाने की बात की गई थी, जिसके लिए एक टास्क फोर्स बनी है बाकायदा, जिसके सरबराह एडवाइज़र हैं। तो ज़ाहिर है वो अपना तनख्वाह वगैरह भी ले रहे होंगे, उस टास्क फोर्स के इजलासों की भी पेमेंट हो रही होगी। एक बच्चा वापस स्कूल पे नहीं लाया गया।
तो बुनियादी तौर पे ये पूरा एक मैस क्रिएट हुआ है। जिस तरह से कासिम ने बताया, जिन इदारों के इंपॉर्टेंट इदारे हैं, जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड है, वफाकी इंटरमीडिएट बोर्ड, 1 महीना हो गया उसके सरबराह जो हैं वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं। उनकी जगह पे लाने के लिए किसी बंदे को अभी तक प्रोसेस का आगाज़ नहीं किया गया, जबकि आगे आपके FAFSC के इम्तिहानात जो हैं वो डिले हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी तैयारी तो बहुत पहले होने वाली थी। अब अगर डिले हुए हैं तो तैयारी तो उसकी करनी है। तो इससे राव साहब, आप वजह क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अहकामात भी जारी करते हैं, वज़रा से नाला भी होते हैं, उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब की जाती है और बाज़ औक़ात उन्हें वजारत से भी हटा दिया जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म का जो मिशन है, उन्होंने अवाम से जो वादा किया उस पर अमल दरामद कुछ देर के लिए होता है और बाद में वही माजी का तरीक़ाकार अपना लिया जाता है। वो कमिटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी कमिटमेंट है, अपने वादों के साथ जो उनका मिशन है, जो वो विजन रखते हैं, उस तरह की कमिटमेंट हमें दूसरी सतह पे ये सेकंड टियर में नज़र नहीं आती। वजारतों के लेवल पे जब हम आते हैं, जिन शोबों को तो वो बराह रास्त देख रहे हैं, उन पे तवज्जो कर रहे हैं, जैसे मईशत थी उसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं जिस तरह बेहतरी आई, बाकी ये कंस्ट्रक्शन का जैसे उन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिया, जहाँ पे तो वो बजाते खुद ज़ाती तौर पे नज़र रखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के मसले को उजागर किया, ब्लास्फेमी के इशू के ऊपर उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को टेकअप किया, माहौलियात के हवाले से किया, उसमें हमें कुछ फिर भी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ पे वो बराह रास्त तवज्जो नहीं दे रहे, वहाँ पे ये इसी किस्म का जो एक रूटीन जो काम है वही चल रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे जो उनकी टीम है उसको इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग ख़ास तौर पे मीडिया पे बैठ के हम फिर कहते हैं, उनके बयान भी चलाते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या वादा किया था और एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या हुआ। ये वुज़रा जितने हैं जो काम नहीं कर रहे उस पैशन के साथ, उस मिशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उस विजन को लेके नहीं चल रहे, वो इमरान खान साहब के लिए एम्बेरसमेंट का अल्टीमेटली बायस बनते हैं। तो बुनियादी तौर पर उस कमिटमेंट की कमी है जो इमरान खान साहब के अंदर है, और जिस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को विजन किया था, जिस तरह लेके चलना चाहते थे, मेरा ख्याल है बंदा उन्होंने सही लगाया हुआ है। शफकत महमूद साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तजर्बाकार आदमी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका एक इन्फ्लुएंस भी है। आई डोंट नो क्यों वो सेक्रेटेरिएट को भी देखना चाहिए कि ये एक अहम वजारत है, अहम डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ बेहतरी होगी तो की बेहतरी होगी, मुआशरे की बेहतरी होगी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 के प्लेटफॉर्म से फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।